ई टेंडर हरियाणा की वेबसाइट पे हुए हैं। ये ट्रेनिंग बेसिकली उसी के पर्टेनिंग है, और कैसे आप आई मीन यूज टू हो सकते हैं इन चीज़ों के, उसके बारे में है। तो पहले पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि पहले का प्रोसेस क्या था, और देन क्या दिक्कत आ रही थी और कैसे हमने अभी इसको सॉर्ट आउट किया है। जैसे कि आप सभी को पता है, पहले हम क्या करते थे कि ई टेंडरिंग पोर्टल के मतलब HEWP के ऊपर टेंडर को फ्रेम करते थे, टेंडर का इंफॉर्मेशन डालते थे। इंफॉर्मेशन डालने के बाद वो टेंडर जो है हम पुश करते थे ई टेंडरिंग साइट पे। ई टेंडरिंग साइट पे वो जब टेंडर पुश हो जाता था, उसके बाद जो टेंडर में डॉक्यूमेंट लगना है, जो उसका एक्चुअल DNIT है, जो उसका BOQ है, बिल ऑफ क्वांटिटी है, वो हम वहां पे ई टेंडरिंग साइट पे जा करके उस पर्टिकुलर टेंडर के ऊपर एक्शन ले करके देन वहां पे अपलोड करते थे। दैट मीन्स कि आधा काम हम HEWP पोर्टल के थ्रू करते थे, और आधा काम जो है हमें ई टेंडरिंग साइट पे जा करके करना पड़ता था, जहां पे हम टेंडर के डॉक्यूमेंट को, BOQ को, या कोई यार अदर डॉक्यूमेंट हो उसको वहां पे अपलोड करते थे। ठीक है। तो इसमें चैलेंज ये आ रहा था कि बहुत से डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन ने ये बोला कि जी हमें मल्टीपल टाइम्स एक ही एक्टिविटी को करना पड़ता है। दैट मीन्स कि हमें DNIT यहाँ फ्रेम कर लिया, देन DNIT को यहाँ से डाउनलोड करो, फिर वहां पे जा करके उसी DNIT को अपलोड करो। सिमिलरली यहाँ से BOQ डाउनलोड करो, BOQ को NIC के फॉर्मेट में डालो, और देन उसके बाद उस BOQ को वहां पे अपलोड करो। हाँ। तो मल्टीपल टाइम एक ही एक्टिविटी को करना पड़ रहा था। और बहुत से टेंडर्स ऐसे थे, स्पेशली जो PWD के टेंडर्स होते हैं, वहां पे ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वहां बहुत होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा थी इस तरह की। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए पिछले 1 साल से हम लोग एफर्ट कर रहे हैं NIC के साथ। तो अल्टीमेटली NIC ने हमें गो हेड दिया। उन्होंने कुछ प्रोविजन बनाए अपने एंड पे, उन प्रोविजन के तहत जो है हमने यहाँ पे प्रोविजंस किए। अब क्या होने जा रहा है कि आपको ना तो DNIT वहां पे अपलोड करनी है, ना BOQ अपलोड करना है। ठीक है। DNIT जो आपकी, अगर आप कॉमन बिट डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, जो कि मोस्ट बोर्ड कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कॉमन बिट डॉक्यूमेंट जो है, जैसे ही आप टेंडर को पुश करने के स्टेज पे जाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट आपका ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। आपका डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं, पर टेंडर के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट अपने आप वहां पे पुश हो जाएगा, यानी कि ई टेंडरिंग साइट पे वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा। सिमिलरली BOQ, अभी BOQ के केस में आप ये मान लीजिए कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 15-20 दिन का, क्योंकि हमारी एक प्रोसेस चल रहा है और वो जो है शॉर्टली लाइव हो जाएगा। देन आपको BOQ भी अपने आप से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि जो BOQ आप NIC फॉर्मेट में बनाते हैं, वो NIC की साइट पे अपलोड करने की बजाय HEWP पे अपलोड करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली टेंडर के साथ वो भी वहां पे पुश हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ दो और अपलोडिंग का प्रोविजन दिया हुआ है, जहां पे आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर कोई डालना चाहते हैं, कोई अपलोड करना चाहते हैं, वो अपलोड कर पाएंगे। अगर कोई आपका ड्राइंग है, वो अपलोड करना चाहते हैं, वो अपलोड कर पाएंगे। कोई और अदर डॉक्यूमेंट है जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं अपने टेंडर के साथ, तो वो भी अपलोड कर पाएंगे। और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, जैसे ही आप टेंडर को यहाँ से पुश करेंगे, ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट वहां पे पुश हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अलग से कोई भी प्रक्रिया करनी नहीं पड़ेगी ई टेंडरिंग साइट के ऊपर जा करके कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड की। वो सारी की सारी प्रक्रिया जो है आपकी HEWP की साइट से होगी। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ई टेंडरिंग साइट से। आई मीन ई टेंडरिंग साइट कह रहा हूँ आपको, HEWP पे हम टेंडर जहां से बनाते हैं उस प्रक्रिया से शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया को
करने से पहले मैं जस्ट एक चीज जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको जर्नल टेक्निकल इवैल्यूएशन और उसके टेम्पलेट के बारे में, जर्नल टेक्निकल इवैल्यूएशन के बारे में और उसके पैरामीटर्स के बारे में कि कैसे उसको ऑनलाइन फ्रेम करना है उसके बारे में पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं एक बारी उसको गो थ्रू कर देता हूँ, सो दैट कि आप लोग अवेयर रहें कि हाँ, किसी अपना जो 25 लाख से ऊपर के टेंडर हैं वहां पे जर्नल टेक्निकल इवैल्यूएशन ऑनलाइन कैसे करना है। ठीक है, तो एक बारी मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। ईडीएनआईटी में जाइए। लॉगिन तो ऑलमोस्ट आप सभी के हैं, तो यहाँ पे ईडीएनआईटी का एक ऑप्शन है। ईडीएनआईटी में एक जीटी पैरामीटर्स करके है। यहाँ पे आपको जो आपके डीएनआईटी के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जो आप पैरामीटर समझते हैं आपकी डीएनआईटी को इवेल्युएट करने के लिए, टेक्निकल पैरामीटर्स वो इवेल्युएट करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो आपने यहाँ पे डालना है। ऊपर आइए। यहाँ पे आप जो है उस पैरामीटर को डिफाइन करेंगे। कोई भी नाम आप देना चाहें वो उस पैरामीटर का नाम दे सकते हैं। उसके बाद उस पैरामीटर का टाइप क्या हो सकता है। क्या वो पैरामीटर न्यूमेरिक है, दैट मीन्स कि जो आपने पैरामीटर बनाया है इसकी कॉन्ट्रैक्टर आपको न्यूमेरिक वैल्यू देगा, लाइक कि फाइनेंशियल टर्नओवर का है या सिमिलर वर्क का है, तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू देगा वो आपको। या वो आपको एक यस नो, यानी कि उसने कोई सर्टिफिकेट लगाया है या नहीं लगाया, यस नो करके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दो तरह के पैरामीटर के टाइप हैं, पहला है न्यूमेरिक और दूसरा है यस नो। इसके बाद अगर न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक की यूनिट क्या होंगी वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको अलग अलग यूनिट्स दे रखी हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ऐड जीटी पैरामीटर करेंगे तो वो पैरामीटर आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये जो पैरामीटर आपने ऐड किया, ये पैरामीटर आप किसी भी टेंडर में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डीएनआईटी के लिए है। इट ऑलवेज डिपेंड कि आप किस तरह के पैरामीटर बनाते हैं और किस तरह का आपका क्राइटेरिया है डीएनआईटी का, टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी होती हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे पैरामीटर्स बना सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पूल ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा या पूल ऑफ टेक्निकल इवेल्यूशन का क्राइटेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूल ऑफ क्वेश्चंस में से आप जो है, जो आपने उस डीएनआईटी के लिए, उस पर्टिकुलर डीएनआईटी के लिए चूज करने हैं, उसको आप चूज कर सकते हैं। अब ये तो था सिर्फ पैरामीटर डिफाइन करने का। देन इसके बाद क्योंकि हम पैरामीटर को डायरेक्टली जो है डीएनआईटी में नहीं लगा सकते हैं, तो हमने इसके ऊपर एक टेम्पलेट फ्रेम करना है। ई डीएनआईटी में आइए, जीटी टेम्पलेट। तो जीटी टेम्पलेट बेसिकली क्या है कि जो आपने, सपोज वहां पे आपने 100 क्वेश्चंस ऐड कर दिए जो कि रेलिवेंट हैं आपकी मल्टीपल डीएनआईटी के लिए। ठीक है, अब आपने एक पर्टिकुलर डीएनआईटी जब बनानी है, तो अगर आप उस डीएनआईटी को, सपोज 1 करोड़ की डीएनआईटी है या 50 लाख की डीएनआईटी है, तो आपने उसका एक टेम्पलेट बना देना है। उस टेम्पलेट में जो 50 लाख की उस डीएनआईटी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आपको पैरामीटर चाहिए, तो उसको टेक्निकली इवेल्युएट करने के लिए वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। ये जितने भी नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिलेक्टेबल हैं। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद अप्रोप्रिएट वैल्यूज आपने चूज करनी है। अगर येस नो है तो वो पैरामीटर रिक्वायर, मतलब आपको चाहिए सर्टिफिकेट या नहीं चाहिए है। ठीक है, और अगर वो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक वैल्यू आपने डालनी है उस पैरामीटर की। जो पैरामीटर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैंडेटरली डिफाइन कर देंगे, और जब आप ऐड करेंगे, सेव करेंगे, तो वो एक टेम्पलेट आपका सेव हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास, आपने 1 करोड़ का टेम्पलेट बनाया लेकिन आपकी डीएनआईटी जो है वो 1 करोड़ की ना हो करके डीएनआईटी जो है वो 85 लाख की हो गई या 105 की हो गई, यानी कि 1 करोड़ 5 लाख की हो गई। तो आपका जो न्यूमेरिक वैल्यूज है, जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइटेरिया है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपको उसके लिए टेम्पलेट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है या टेम्पलेट में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उसको आप एट द टाइम ऑफ
टेंडर क्रिएशन भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तक यहाँ पे मैंने जो आपको बताया वो जीटी पैरामीटर की क्रिएशन बताई है और जीटी टेम्पलेट कैसे बनाना है। इन दो चीजों में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे की प्रक्रिया पे चलेंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है टेंडर क्रिएशन का, कैसे टेंडर क्रिएट करना है। वर्क अलॉटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे आप जाएंगे और वहां पे आपके पास ऑप्शन होती है क्रिएट न्यू टेंडर की, सबसे ऊपर। देन आपको आपकी जो अप्रूव्ड डीएनआईटी हैं वो दिखाई देंगी। उसमें से आपको डीएनआईटी को चूज करना है। डीएनआईटी चूज करने के बाद आपको उसके पैकेज, उसका टेंडर कॉस्ट, ठीक है, किस लोकेशन पे उसको एग्जीक्यूट करना है, वो सारा कुछ आपको दिखाई देगा। क्रिएट टेंडर, ये सारा प्रोसेस अभी तक सेम ही है जो पुराना था, क्रिएट टेंडर। अब क्रिएट टेंडर करने के बाद जो है आपको क्या दिखाई देगा, टेंडर रेफरेंस नंबर, टेंडर टाइप, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कवर्स। अब एक जो आप ग्रीवेंस अगर रेज करते हैं किसी भी टेंडर के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये ध्यान रखिए कि उसमें वर्क का नाम लिखने की बजाय अगर आप टेंडर रेफरेंस नंबर देंगे, अगर आप टीएनआईटी का नंबर देंगे, अगर आप जो है टेंडर का आईडी देंगे, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो मच अप्रोप्रिएट होगी और उससे जो है उस इशू को रिजॉल्व करने में मदद मिलती है, जल्दी से हम उस इशू को रिजॉल्व कर पाते हैं। तो ये बेसिकली जो बेसिक डिटेल्स है, ये टेंडर कौन सी टाइप का है, ओपन टेंडर है या लिमिटेड टेंडर है, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वर्क का है। देन नंबर ऑफ कवर्स हमने फिक्स किया हुआ है कि दो ही कवर होंगे, एक फाइनेंशियल के लिए और एक टेक्निकल के लिए। देन टेंडर की कैटेगरी वर्क की है। देन नंबर ऑफ बिड ओपनर्स। बिड ओपनर्स बेसिकली कि उस टेंडर को ओपन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जो ऑफिशियल्स हैं वो कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखी हैं ये एनआईसी की प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं कि चार, दो, मतलब 2 और 4 हो सकते हैं। दैट मीन्स कि 4 आप सिलेक्ट करेंगे, उसमें से कोई 2 जो है ओपन कर सकते हैं। देन 2 of 3 हो सकते हैं, 3 of 3 हो सकते हैं। तो जो भी आपके डीएनआईटी के कॉरस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएट हो उसको सिलेक्ट करके आप जो है सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देन उसके बाद आता है आपका कवर डिटेल्स। कवर डिटेल्स में आप जो है टेक्निकल कवर के अंदर डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं और फाइनेंशियल कवर के अंदर डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आपको डिफाइन करना चाहिए, और मतलब बहुत से जो आपके ऑपरेटर्स हैं या जो आपके टेंडर फ्लोट करते हैं वहाँ पे कुछ तो डिफाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मेरी आपसे लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पे अगर आप जो डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहे हैं आपके क्या कहते हैं बिडर से, वो डॉक्यूमेंट क्लियरली आप डिफाइन करें। सपोज आप उससे मांगते हैं क्रिएशन, मतलब कि उसका क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर आईडी जनरेट क्रिएट हुआ होना चाहिए, जनरेटेड होना चाहिए HEWP पे, तो यहाँ पे आप क्लियरली लिखिए उसको, ठीक है। और वो आपको पीडीएफ अटैच करेगा। जितने डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे उतनी बेटर वे में वो आपको डॉक्यूमेंट वहां पे प्रोवाइड कर पाएगा। दरअसल होता क्या है कि यहाँ पे सिर्फ हम ये लिख देते हैं कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट लिखा और उसमें जो है एक मतलब पीडीएफ लगा देते हैं और उसी में सारे डॉक्यूमेंट जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो लिख देते हैं। उसकी बजाय आप जो है हर डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है उसको वहां पे ऐड कीजिए। आप यहाँ पे जितने मर्जी डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, 1 2 4 5 जितने आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। देन डॉक्यूमेंट ऐड करने के बाद आप फाइनेंशियल कवर में जो है आप बीओक्यू, यानी कि जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल कवर के लिए बेसिकली होता क्या है, सिर्फ एक बीओक्यू होता है जो कि बिडर फिल करके भरता मतलब आपको यहाँ अपलोड करता है। तो यहाँ पे सिर्फ बीओक्यू आपने डालना है और वो भी एक्सेल फॉर्मेट में वो ऐड करेगा। तो
फाइनेंशियल कवर में एक हो गया, टेक्निकल में जो है मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू।